Hello everyone and very good morning to all. Today we are going to deal with the power of Congress. So let's begin with. So at starting देखिए जो कांग्रेस की पावर्स हैं वो बहुत ही वाइडन हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड हैं वो उतनी पावर्स नहीं है कांग्रेस के पास जितनी इस टाइम है एक्चुअली। तो वही हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक्चुअली कांग्रेस की इन पार्ट्स में इतना वाइड रेंज हो गया इनके पार्ट्स का। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्पोजिशन। तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बना है। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ये। ओके, सो अब हम बात करेंगे कांग्रेस की पार्ट्स की। तो जो कांग्रेस है इट इज़ द नेशनल लेजिस्लेचर एंड द एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव। ओके, बट उसके पास कुछ नॉन लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। ओके, जैसे कि जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है, तो इट्स पावर आर डिफाइंड एंड लिमिटेड। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के पास लेजिस्लेटिव एज वेल एज नॉन लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। तो हम पहले लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब कि लॉ मेकिंग बॉडी। तो जो कांग्रेस है वो प्राइमरली तो लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है। उसकी जो अगर पार्ट्स को हम लेजिस्लेटिव पार्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करें तो डेलीगेटेड पार्ट्स, ठीक है, डेलीगेटेड पार्ट्स, इम्प्लाइड पार्ट्स एंड कॉन्करेंट पार्ट्स। तो डेलीगेटेड पार्ट्स क्या होती हैं? देखिए, डेलीगेटेड पार्ट्स मेनली 18 होती हैं। 18 कांग्रेस के पास 18 डेलीगेटेड पावर्स हैं, बट हम यहाँ पे कुछ मेन पावर्स ही डिस्कस करेंगे। तो जो डेलीगेटेड पावर्स होती हैं, पहले ये समझ लीजिए कि डेलीगेटेड पावर्स क्या होती हैं। डेलीगेटेड पावर्स वो होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्पेसिफिकली एनुमरेट की गई हैं। ओके, मतलब कांग्रेस में लिखा है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कांग्रेस के पास कौन कौन सी पावर्स होनी चाहिए, वो डेलीगेटेड पावर्स कहलाई जाती हैं, ठीक है। तो वो कुछ मेन पावर्स हैं, जैसे कि टैक्सेस कलेक्ट करना या लगाना, इंपोर्ट एक्साइज करना, ठीक है, डेब्ट्स को पे करना या डिफेंस के लिए प्रोवाइड करना मनी, ठीक है, या फिर यूएस के जनरल वेलफेयर के लिए मनी को प्रोवाइड करना। यूएस की सारी जितने स्टेट्स हैं या फिर फॉरेन नेशंस में भी अपने कॉमर्स को रेगुलेट करना। तीसरा, कॉइन से या करेंसी से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना, या फिर यूएस की कॉइन करेंसी या उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो बंदा कोई जा रहा है उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करना, वो भी उसके अंडर है, ठीक है। लॉज बनाना ही तो सबसे बड़ी वो है कि किसी भी उसके ऊपर वो लॉ बना सकती है, ठीक है। साइंस और यूज़फुल आर्ट्स को उसकी प्रोग्रेस को प्रमोट करना, नेवी को मेंटेन करना, आर्मी को सपोर्ट करना, उसको रेस करना, और एग्जीक्यूशन के लिए या पावर्स के लिए क्या किसी भी तरह के जब जो नेसेसरी है कैसे भी लॉ वो बना सकती है। तो ये कुछ मेन पावर्स थी कांग्रेस की डेलीगेटेड पावर्स में जो कि आती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्प्लाइड पार्ट्स। तो इम्प्लाइड पार्ट्स देखिए इसका कुछ फंडा थोड़ा अलग है। इम्प्लाइड पार्ट्स क्या होती हैं? जैसे डेलीगेटेड पार्ट्स क्या हैं कि वो स्पेसिफिकली लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो है कांग्रेस के अंडर में ये पावर्स आती हैं। लेकिन इम्प्लाइड पार्ट्स वो पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई हैं बट आज कांग्रेस इंजॉय कर रही है, ठीक है। जैसे कि नेशनल बैंक्स का सुपरविजन, ठीक, फेडरल रिजर्व बैंक्स और वेरीज अदर बैंकिंग जो है उसका क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, या फिर फूड रेगुलेट करना, फ्यूल कंजम्पशंस रेगुलेट करना, या फिर इंडस्ट्रीज़ उनका टाइम नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर वो कैसे भी उसे चला सकती है, उसे बंद कर सकती है, वो सारी पार्ट्स, ठीक है। राइट टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंजेस और इशू ऑफ सिक्योरिटी, दीज आर द इम्प्लाइड पार्ट्स ऑफ द कांग्रेस। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई हैं लेकिन जो कांग्रेस है वो उसे इंजॉय कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि कांग्रेस ने टाइम टू टाइम अपनी जो है अपनी पार्स को कितना वाइडन कर लिया, अपना रेंज कितना वाइड कर लिया है उसने, ठीक है। तो ये सब किसके थ्रू है? डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पार्ट्स के थ्रू। अब हम कॉन्करेंट पार्ट्स की बात करेंगे। तो कॉन्करेंट पार्ट्स क्या होती हैं? कॉन्करेंट पार्ट्स आर द पार्ट्स विच आर एक्साइज्ड बोथ बाय कांग्रेस एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कांग्रेस और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के थ्रू एंजॉय एक्साइज की जाती हैं। जैसे कि बैंक्रप्सी से रिलेटिंग कोई भी लॉ इनैक्ट करना, ठीक,
मनी बोरो करना, उसके लिए राइट कोई वो उसके पास राइट है कॉन्करेंट पार्ट्स के अंडर कि वो कोई भी मनी बोरो कर सकती है। बैंक्स के लिए चार्टर निकाल सकती है। एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ये सारी और एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है, फॉर द फास्टर व्यू, वो सारी करंट पावर्स हैं। और मेन थिंग कि जो कांग्रेस के पास जो पावर्स असाइंड हैं, जो कि पूरी तरह से सब्जेक्ट उसको असाइंड है, सिर्फ वो उन्हीं पे लॉज बना सकती है। वो उन पे तो बिल्कुल लॉज नहीं बना सकती जो कि बिल्कुल प्योरली, बिल्कुल स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड हैं उसके लिए, ठीक है। तो उन्हें छोड़ के बाकी वो किसी भी चीज़ पे लॉ बना सकती है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि डज द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सरसाइज सम इमरजेंसी पावर्स। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एमरजेंसी डज नॉट क्रिएट पावर्स, यानी एमरजेंसी पावर्स नहीं बनाती। और एमरजेंसी के सामने जब एमरजेंसी आती है तो कि वो किसी की पावर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकती। उस टाइम सबका अधिकार होता है कि वो अपनी कंट्री को बचाएं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इमरजेंसी के टाइम कांग्रेस की पावर्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। एंड ये भी है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो कांग्रेस है वो अपनी एक्स्ट्रा पावर्स को क्लेम नहीं कर सकता। उसके पास जितनी पावर्स हैं वो उसको मतलब बहुत हाई रेंज पे वो उसे एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड वो कोई एक पावर को एक्सप्रेसली जो उसके तरफ ग्रांटेड नहीं है वो उसे यूज़ नहीं कर सकती। नाउ विल टॉक अबाउट सम नॉन लेजिस्लेटिव पावर्स। जैसे कि हम कांग्रेस का नाम लेते हैं तो हम क्या दिमाग में आता है कि वो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, लेकिन लॉ बनाने के अलावा भी उसके पास बहुत से काम होते हैं। वो सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। लॉ मेकिंग वो हमने लेजिस्लेटिव में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे नॉन लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं उसके पास। देखिए क्योंकि जो यूएस है वहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए वहाँ कांग्रेस जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। कांग्रेस डज नॉट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। हियर द कांग्रेस कैन नॉट पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द कैबिनेट ऑल्सो, नॉर कैन इट मूव सेंसर और एडजॉर्नमेंट मोशन। वो बिल्कुल किसी भी तरह से कैबिनेट को हटा नहीं सकती। किसी भी तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट कैबिनेट वो पास नहीं कर सकती। ये हो गया। अब हियर इट द कंट्रोल ऑफ कांग्रेस ओवर द एग्जीक्यूटिव इज वेरी लिमिटेड, वी कैन से हियर, एज इट कांट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। बस इसके पास ये दो ही तरह से जो है एग्जीक्यूटिव पे एक तरह से कह सकते हैं कि कंट्रोल दिखाती है। जैसे कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स बनाता है तो वो उसे कंफर्म करती है, कांग्रेस ही कंफर्म करती है वो अपॉइंटमेंट्स को, और ट्रीटीज़ को रेटिफाई करती है। बिना कांग्रेस की रेटिफिकेशन के वो ट्रीटीज़ नहीं हो सकती। इसलिए ये दो तरह से वो अपनी पावर्स दिखा सकता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और तीसरी चीज़ की बात करें कि जो कांग्रेस है वो अपने आप अकेले में बिना किसी से पूछे, इवन दो प्रेसिडेंट से बिना पूछे वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में क्या होता है कि वो जितने भी लॉज बनाती है उसको स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग में एक रफ फॉर्मेट बनाने से लेकर उसको पास कराने तक पूरा उसका जो है एक प्रोसेस वही कंट्रोल करती है, कांग्रेस कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये लॉ बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से उसी के पास है, और वो उसी के लिए वही पैसे भी प्रोवाइड कराता है जिसके बगैर लॉ नहीं बन सकते। वही सैलरीज भी फिक्स करती है अलग अलग ऑफिशियल्स की। और जो कंट्रोलर जनरल होता है मेनली वो कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न कि प्रेसिडेंट के लिए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, तो वही एक कांग्रेस ही है जो कि स्पेशल कमिटीज़ बैठा सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के लिए या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के लिए इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, ठीक है। ऑल्दो इसकी जो कांग्रेस की इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स है इसके लिए किसी बहुत सारे अमेरिकन ने क्रिटिसाइज़ भी किया। पहला तो ये कि वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे ऐसी कोई पावर नहीं दी है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेट होकर पार्शियल वे में इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। बट इन सबके बाद भी हम ये देख सकते हैं कि जो करप्शन है और ब्राइबरी वो एक कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही बाहर आ सकती है, रिवील हो सकती है। तो ये चीज़ जितने क्रिटिसिज्म हैं उन सबको एक तरफ किनारे रखा जाए तो मेनली उसका यूज़ ज़्यादा है।
इलेक्टोरल पार्ट्स की बात करें तो जैसे कि हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, तो जिसमें जो दोनों ही हाउस ऑफ कांग्रेसेस जो हैं वो एक जॉइंट सेशन में आते हैं और इलेक्टोरल वोट्स की कास्टिंग होती है, काउंटिंग होती है। तो अगर प्रेसिडेंट के लिए कोई भी मेजॉरिटी नहीं निकल पाती है तो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो चूज़ करता है कि किसे बनना चाहिए। वो फर्स्ट 3 कैंडिडेट्स से चूज़ करता है, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट में कोई मेजॉरिटी नहीं निकल के आती है तो वहाँ पे सीनेट चूज़ करता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। और जो कांग्रेस है उसके पास ये पावर है कि वो टाइम प्लेस और वो सब डिसाइड करता है कि इलेक्शंस कब कैसे कहाँ होने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स एक तरह से हम देख सकते हैं अमेंडमेंट्स। जो अमेंडमेंट्स का प्रोसेस है वो मेनली कांग्रेस के थ्रू ही इनिशिएट हो सकता है। अगर कांग्रेस उस पर साइन नहीं करती तो कोई भी अमेंडमेंट प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता और कभी भी पास नहीं हो सकता। इसलिए अमेंडमेंट्स में मेजर रोल होता है उसका। जुडिशियल की बात करें, जुडिशियल पार्ट्स की, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई भी चार्ज, इम्पीचमेंट का कोई भी चार्ज इनिशिएट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, किसी भी फेडरल ऑफिसर के लिए फॉर हाई क्राइम्स। और जो सीनेट है वो एज अ कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट वो एक्सरसाइज करता है और वो जो चार्जेस हैं वो सुनता है। उसके बाद दोनों ही 2/3 मेजॉरिटी के वोट से उसे इम्पीचमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल पार्ट्स की बात करें तो जो कांग्रेस है वो एक तरह से नेशनल जो मनी है, उस जो पर्स है, जितना भी रेवेन्यू है उसको कंट्रोल करती है। सारा फाइनेंशियल मैटर जो है कांग्रेस ही कंट्रोल करती है। एनुअल बजट बनाती है, एनुअल बजट को पास करती है, फॉरेन स्टेट्स को मनी लेंड कर सकती है, उससे ले सकती है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को मनी जो सब्सिडीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकती है। तो ठीक है, तो इस तरह से जो कांग्रेस है वो फाइनेंशियल पार्ट्स को भी कंट्रोल करती है ओवर एग्जीक्यूटिव। So if lawmaking had been its only function, the Congress could do the job in a few weeks every year. ठीक है, लेकिन उसके पास बहुत सारे काम होते हैं लॉ मेकिंग के अलावा भी। We can actually at last we can say that it is the basis on which the American system of national government rests. The constitution makers conceived of it as the most important branch of the government, and the first article as describing its composition and powers. तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने अपनी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा ग्रोन अप कर लिया है। कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव का कुछ ऐसे है कि प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड वाइस वर्सा द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज़ नो पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट। ओके, द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट, जिसमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों के असेंट्स चाहिए होते हैं। देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव और कांग्रेस जो है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट की एक बहुत ही मेन पार्ट्स हैं। दोनों एक दूसरे के लिए दूसरे के अलावा काम नहीं कर सकते। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया था कि जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टू टाइम कांग्रेस को सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा स्टेट की, एंड इट विल रिकमेंड द मेजर्स एज ही शैल जज नेसेसरी। ठीक है, एंड नियरली 3/4 ऑफ द लेजिस्लेटिव वर्क विच कम्स बिफोर द कांग्रेस इज सबमिटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑल्दो जो कांग्रेस है वो बाउंड नहीं है किसी भी तरह से प्रेसिडेंट का जो रिकमेंडेशन है वो मानने के लिए, बट फिर भी जो सही है वो वही करती है। कोई भी बिल जो कांग्रेस पास कर रही है उस पर प्रेसिडेंट वीटो लगा सकता है। वो ये सिर्फ लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए करता है, ताकि जो है किसी भी तरह से गवर्नमेंट की एक जो पार्ट है उसका किसी भी तरह से ओवर पावर्ड ना हो जाए वो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स रिलेटिंग टू Congress. So if you like the video, kindly like, subscribe and share the channel. Thank you very much.